कृषि सुधार कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े किसानों ने एक बार फिर जिद्दी रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है। हालांकि न्यूज 18 के अनुराग ढांडा के मुताबिक सरकार के प्रस्ताव पर विचार के समय किसान संगठनों में मतभेद भी देखने को मिला। सरकार ने किसानों को प्रस्ताव दिया था कि कृषि सुधार कानूनों को अगले 1 से 1.5 साल तक स्थगित कर दिया जाए और इस बीच कृषि सुधार कानूनों के हर मुद्दे पर किसानों के साथ विस्तार से बातचीत की जाए। लेकिन किसानों ने कल हुई बैठक के बाद इस प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया है। किसानों ने अड़ियल रुख अपनाते हुए साफ किया कि उन्हें तीनों कानूनों को रद्द करने से कम कुछ मंजूर नहीं है। आज किसानों और केंद्र सरकार के बीच 11वें दौर की बातचीत होनी है, लेकिन अब इस बैठक में किसी सम्मानजनक हल के आसार कम ही दिखाई दे रहे हैं। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਫਰ ਆਈ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ रणनीति वो करी है। महाराष्ट्र के पुणे में कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट के नए प्लांट में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिसने थोड़ी ही देर में प्लांट के कई हिस्सों को अपनी चपेट में ले लिया। राहत की बात यह रही वहां से काले धुएं का गुबार उठने लगा। हादसे की वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां वहां पहुंची और आग बुझाने में जुट गईं। इमारत पर चारों तरफ से पानी की बौछार की जाने लगी, लेकिन आग को बुझाना इतना भी आसान नहीं था। इसके बाद फायर ब्रिगेड के कई कर्मचारी बिल्डिंग के अलग अलग हिस्सों पर चढ़कर आग बुझाने लगे, लेकिन तब तक इस हादसे में कुछ लोग जान गंवा चुके थे। वहां पर जब लोग अंदर गए तो वहां पर उन्हें 5 बॉडीज नजर आई है। हालांकि वहां काम करने वाले कुछ लोगों को इमारत से सुरक्षित निकाल लिया गया। यही नहीं, राहत बचाव के लिए एनडीआरएफ की टीम भी भेजी गई। कोविड वैक्सीन जहां बन रही थी वहां आग नहीं लगी थी, उसके बाजू में बीसीजी की वैक्सीन जहां बन रही थी या बना रहे थे वहां आग लगी थी। इमारत में लगी आग को बुझाने में फायर ब्रिगेड के पसीने छूट गए। हालांकि कुछ घंटों की मेहनत के बाद इसे बुझा लिया गया। आग पर नियंत्रण जो है वो दमकल विभाग ने पा लिया है। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी कोविशील्ड का प्रोडक्शन या स्टोरेज नहीं होता है। बाद में मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए। राहत की बात यह रही कि आग उस हिस्से में नहीं लगी जहां कोरोना वैक्सीन बनाने का काम चल रहा था, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक इस हादसे में 5 लोगों की झुलसकर मौत हो चुकी थी। आशंका है कि सीरम इंस्टीट्यूट की 6 मंजिला इस इमारत में जहां आग लगी वहां वेल्डिंग का काम चल रहा था और उसी वजह से आग लगी, जिसमें 6ठी मंजिल पूरी तरह से जलकर राख हो गई। यही वो जगह है जहां 5 लोगों ने दम तोड़ा। सीरम इंस्टीट्यूट का ये वो हिस्सा है जहां बीसीजी और रोटा वायरस का टीका बनता था। लेकिन परेशानी यहीं खत्म नहीं हुई। वो इसलिए क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट के इस 6 मंजिला प्लांट में कुछ घंटों के बाद फिर आग भड़क उठी। घटना की जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में बिल्डिंग से आग की लपटें निकलती नजर आई, जिसके बाद वहां मौजूद फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने उसे बुझाने का काम शुरू किया। पाइप की मदद से उस पर पानी की बौछार की गई और फिर थोड़ी देर में आग पर काबू पा लिया गया। सीरम इंस्टीट्यूट में हुई इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और हादसे में जान गंवाने वाले लोगों पर दुख जताया। बंगाल चुनाव के ऐलान से पहले टीएमसी और बीजेपी के बीच चल रही टकराव के बीच शुभेंदु अधिकारी ने इस बार ममता बनर्जी के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर पर निशाना साधा है। हुगली की रैली में प्रशांत किशोर ने के एक बयान का जिक्र करते हुए इशारों में कहा कि टीएमसी एक विशेष वर्ग के वोट को अपना फिक्स्ड डिपॉजिट मानकर जीत का दावा कर रही है, लेकिन बाकी 70% लोग इस बार ममता बनर्जी के खिलाफ पूरी तरह से एकजुट हैं और बीजेपी बंगाल में सबसे बड़ी जीत दर्ज करने जा रही है। शुभेंदु ने साथ ही दावा किया कि उनकी पार्टी सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ चल रही है। माथा बुद्धि दीते 400 कोटी निये मिस्टर किशोर सर्वभारतीय चैनले बोलছে हम लोग का पास 100% है। बीजेपी को तो 70% का अंदर लड़ना पड़ेगा। मानेटा कि बुझलेन 30% फिक्स डिपॉजिट আছে। আপনারা 70% এক হবেন তো 70 বেশি না 30 বেশি এক হবেন বলুন আমরা জিতবো। वेब सीरीज तांडव की टीम के खिलाफ जांच करने मुंबई पहुंची यूपी पुलिस की टीम ने जांच तेज कर दी। यूपी पुलिस ने तांडव के डायरेक्टर अली अब्बास जफर को नोटिस जारी कर उन्हें लखनऊ पहुंचने का भी आदेश दिया, जिसके लिए यूपी पुलिस के अधिकारी अली अब्बास जफर के घर पहुंचे। काफी देर तक पुलिस की हलचल अली अब्बास जफर के घर पर दिखी, लेकिन खुद अली अब्बास जफर घर पर नहीं मिले। पुलिस ने बिना देर किए उन्हें लखनऊ पहुंचने का नोटिस दे दिया। उनको नोटिस दिया हूँ लखनऊ आने के लिए जी।
अब वो 1 हफ्ते के टाइम और 3 हफ्ते का इनके जो है कोर्ट ने आदेश दिया है, 3 हफ्ते का अंतरिम बेल दिया है, तो अपना आके अपना बयान अंकित कराएं। इससे पहले यूपी पुलिस की टीम मुंबई क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंची। यूपी पुलिस की ये टीम बुधवार को ही मुंबई पहुंच गई थी। तांडव मामले की जांच करने के लिए यूपी पुलिस की टीम इस वक्त मुंबई क्राइम पे पहुंची हुई है। जरूरी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद यूपी पुलिस ने तेजी से केस से जुड़े लोगों तक पहुंचना शुरू कर दिया। अब समय जितना समय रहेगा, जैसे पहले मैं जान के ऑफिस जाऊंगा, फिर उसके बाद और जगह जाऊंगा। सबसे पहले यूपी पुलिस के अफसर अमेजॉन प्राइम के दफ्तर पहुंचे और फिर तांडव के कलाकारों तक पहुंचना शुरू कर दिया। अमेरिका के न्यूयॉर्क में सेना का एक हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद क्रैश हो गया। हादसे के वक्त उसमें एक पायलट और 2 ट्रेनी पायलट सवार थे, जिनकी इस घटना में दर्दनाक मौत हो गई। हादसा इतना भयानक था कि हेलीकॉप्टर की जमीन पर गिरते ही उसमें आग लग गई। पल भर में पूरा हेलीकॉप्टर आग का गोला बन गया। हादसे वाली जगह से ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। घटना की सूचना पर दमकल विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए, लेकिन आग बुझने तक हेलीकॉप्टर जलकर राख हो चुका था। यह हादसा कैसे हुआ, इसकी जांच जारी है। भारत दौरे पर इंग्लैंड क्रिकेट टीम की कमान जो रूट संभालेंगे। इंग्लैंड क्रिकेट टीम का भारत दौरे के लिए ऐलान कर दिया गया। इसके लिए जोफ्रा आर्चर और बेन स्टोक्स की टीम में वापसी हो गई। इस टीम की कमान जो रूट को ही सौंपी गई है। बैन किए गए खालिस्तान समर्थक संगठन सिक्स फॉर जस्टिस ने फिर धमकी दी और 26 जनवरी को अमेरिका, कनाडा, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में भारतीय दूतावासों को घेरने की योजना बनाई। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने रेस्टोरेंट और होटल के लिए कुछ नियम जारी किए। इनमें यह साफ किया गया कि इन होटलों को यह बताना होगा कि वो नॉनवेज हलाल का परोस रहे हैं या फिर झटका मीट है। दिल्ली के पास नोएडा में कैलाश अस्पताल में बम की खबर अफवाह निकली। इससे पहले यह खबर मिलने पर पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने वहां सर्च ऑपरेशन चलाया। ये सूचना गलत पाई गई है और जिस नंबर से कॉल आया था उस नंबर की छानबीन की जा रही है। टीएमसी ने बंगाल की राजनीति में बीएसएफ को भी घसीट लिया। केंद्र सरकार को घेरने के चक्कर में टीएमसी ने बीएसएफ पर बहुत गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी सेंडिंग बीएसएफ टू द विलेज नियरबाई विलेजेस ऑफ द border and terrorizing the people so that they vote in favor of the BJP. इन आरोपों पर बीजेपी ने टीएमसी को करारा जवाब दिया। बीएसएफ ने भी एक बयान जारी कर टीएमसी के आरोपों को निराधार बताया। बीएसएफ सीमांत से 15 किलोमीटर तक उसका क्षेत्र है, वो केवल क्षेत्र रक्षण करता है। भारतीय सेना के हाथों कई बार मुंह की खा चुके पाकिस्तान ने आतंकवादियों की घुसपैठ करवाने के लिए नई साजिश रची। न्यूज 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि अब तक बॉर्डर पर लगी कंटीली तारों के नीचे से आतंकवादियों की घुसपैठ करवाई जाती थी, लेकिन अब पाकिस्तान उनकी घुसपैठ के लिए सुरंगें बनवा रहा है। आतंकवादियों के लिए इन सुरंगों को बनाने का जिम्मा पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों के पास है और उन एजेंसियों के कई इंजीनियर भी इस काम में लगे हुए हैं। असल में पाकिस्तान चाहता है कि उसकी बनाई सुरंगें सैटेलाइट या किसी दूसरे उपकरण की पकड़ में ना आए, इसलिए उसने अपने विशेषज्ञों की टीम को आतंकवादियों के लिए सुरंगें बनाने का काम सौंप दिया। अवैध निर्माण और गुंडों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में जारी कार्रवाई के तहत मेरठ में 2.5 लाख के एक इनामी बदमाश की इमारत गिरा दी गई। बदन सिंह नाम का यह बदमाश करीब 2 साल से फरार चल रहा है। जांच में उसका मकान भी अवैध पाया गया, जिसके बाद पुलिस के बड़े अधिकारियों की मौजूदगी में उसके बंगले को ढहा दिया गया। मशीन की मदद से कुछ ही घंटों में इस अवैध बंगले का नामो निशान मिट गया। जिस इमारत को तोड़ा गया उसके आसपास कई दूसरे मकान भी थे, इसलिए इस कार्रवाई में काफी सावधानी बरती गई। वहां कुछ नई दीवारें भी बना दी गई थीं, जिन्हें तोड़ने में तो जरा भी वक्त नहीं लगा। इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए पुलिस पूरे इलाके में ढोल पीटते हुए पहुंची। वहीं बंगले को ध्वस्त करने से पहले उसके अंदर रखी सभी चीजें निकाल ली गईं। कई मामलों में आरोपी बदन सिंह मार्च 2019 में पुलिस की हिरासत से भाग गया था। कृषि सुधार कानूनों पर सरकार का प्रस्ताव ठुकराए जाने की खबर के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बीती रात गृह मंत्री अमित शाह से उनके घर पर मुलाकात की। सरकार ने किसानों को कृषि कानून अगले 1.5 साल तक स्थगित रखे जाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन किसान संगठनों ने इसे खारिज कर दिया। इसी के बाद नरेंद्र सिंह तोमर गृह मंत्री से मिलने उनके घर पहुंचे और उनसे बातचीत की। ऑस्ट्रेलिया को उसी की जमीन पर पटखनी देकर इतिहास रचने वाली टीम इंडिया के देश लौटने पर जोरदार स्वागत किया गया।
टीम इंडिया ने कम अनुभवी और घायल खिलाड़ियों के साथ खेलते हुए भी लगातार दूसरी बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतकर इतिहास रचा। और जीत की ये खुशी टीम इंडिया की देश वापसी पर भी साफ दिखाई दी। कंगारुओं का गुरूर चकनाचूर करने वाले खिलाड़ियों का मुंबई एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया। सीरीज के आखिरी 3 मैचों में कप्तान रहे अजिंक्य रहाणे ने एयरपोर्ट पर ही केक काटकर जीत का जश्न मनाया। वहां से रहाणे जैसे ही अपने घर पहुंचे तो वहां पहले से ही मौजूद उनके समर्थकों और पड़ोसियों ने ढोल की धुन पर उनका जोरदार स्वागत किया। इसके अलावा रोहित शर्मा, पृथ्वी शॉ और कोच रवि शास्त्री का भी मुंबई एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया। वहीं ब्रिस्बेन टेस्ट के सुपरस्टार ऋषभ पंत सीधे दिल्ली पहुंचे। पंत के चेहरे पर जीत की खुशी के साथ घर लौटने का सुकून भी साफ नजर आया। घर से बाहर रहे, क्रिकेट खेल रहे थे पिछले 6 महीने से, अब घर जाके अपने फैमिली से मिलने का टाइम मिलेगा। फिलहाल टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों को कुछ दिन के लिए घर पर ही क्वारंटीन किया गया है। इसके बाद वो इंग्लैंड के साथ होने वाली सीरीज के लिए तैयारियों में जुट जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया की शानदार जीत ने सिर्फ भारत ही नहीं, पाकिस्तान के लोगों का भी दिल जीत लिया। पाकिस्तान की मीडिया भी टीम इंडिया की इस जीत को सलाम करती थी। कई लोग तो पाकिस्तानी क्रिकेटरों को भारतीय खिलाड़ियों से सीखने की नसीहत देते नजर आए। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना, फेमस सीरीज हराना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन में कमाल है। हैट्स ऑफ टू टीम इंडिया। बीइंग अ क्रिकेट फैन, यकीन कीजिए आज दीवाना हो गया। अपने 2 दिनों के उत्तर प्रदेश दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा लखनऊ पहुंचे। इसके तुरंत बाद जेपी नड्डा ने मंत्रिपरिषद की बैठक भी ली, जो देर रात तक चली। बताया जा रहा है कि इस बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार और मंत्रियों के कामकाज और पंचायत चुनाव के साथ साथ मिशन 2022 की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ साथ मंत्रियों के कामकाज के लेखा जोखा पर भी बात हुई। इससे पहले लखनऊ पहुंचने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद उन्हें एयरपोर्ट पर लेने पहुंचे। एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने भी बीजेपी अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया। गणतंत्र दिवस की परेड में कोरोना से जुड़ी झांकी भी दिखाई जाएगी। इस बार गणतंत्र दिवस परेड में एक झांकी कोरोना से भी जुड़ी होगी। इसमें यह दिखाया जाएगा कि देश ने किस तरह कोरोना का डटकर सामना किया। पश्चिम बंगाल के मंत्री इंद्रनील सेन ने अपने कुछ समर्थकों के साथ हुगली के सर्कस मैदान में यज्ञ किया। इतना ही नहीं, इस मैदान में मंत्रों के साथ गंगा जल भी छिड़का गया। टीएमसी ने बयान दिया कि बीजेपी नेताओं के भाषणों से यह मैदान गंदा हो गया था। एक दिन पहले बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने वहां एक रैली की थी। एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबई में ड्रग तस्कर चिंकू पठान के ठिकाने पर छापेमारी की। दावा है कि एनसीबी ने वहां से ड्रग्स, नकदी और हथियार बरामद किए। एक दिन पहले चिंकू पठान को ड्रग तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। माना जाता है कि गैंगस्टर चिंकू पठान दाऊद इब्राहिम का करीबी है। बड़ी मात्रा में कैश पाई गई है, आर्म्स रिकवर की गई। पूरे देश में कोरोना के खिलाफ चल रहे वैक्सीनेशन अभियान के बीच स्वास्थ्य मंत्री ने विपक्ष पर हमला बोला। डॉक्टर हर्षवर्धन ने विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। देश में कुछ लोग जानबूझकर, समझते हुए भी, जानते हुए भी केवल राजनीतिक कारणों से जो वैक्सीनेशन है उसके खिलाफ गलत दुष्प्रचार करते हैं। हालांकि सरकार के हमले के बाद कांग्रेस भी बैकफुट पर आ गई। कांग्रेस ने साफ किया कि उनका मकसद केवल लोगों को आगाह करना था। ठीक है, कोई इंडिविजुअल किसी ने अगर कहा होगा, लेकिन उस पर कोई ऐसा सवाल नहीं उठाया। सवाल ये है कि सिर्फ इतना ही कहा गया कि प्रिकॉशन लेना चाहिए हर तरह से। अकाली दल के नेता प्रेम सिंह चंदूमाजरा के बिहार में नेताओं से मुलाकात के बाद थर्ड फ्रंट बनने की अटकलें तेज हो गईं, क्योंकि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से मिलने के बाद उन्होंने इसी ओर इशारा किया। देश की जो दूसरी सब पार्टियां हैं वो एक अल्टरनेटिव ढूंढने में लगी हुई हैं। जिसके बाद आरजेडी ने अपने पत्ते तो नहीं खोले, लेकिन उसने तीसरे मोर्चे की संभावना से इनकार भी नहीं किया। क्या होगा ये भी नहीं कहा जा सकता है राजनीति में। हालांकि जेडीयू ने इस मुलाकात को औपचारिकता बताकर एनडीए से अलग होने की अफवाहों पर फुल स्टॉप लगाने की कोशिश की। जनता दल यूनाइटेड राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का एक अभिन्न अंग है, अंग था और आगे भी बना रहेगा। कृषि सुधार कानूनों पर किसानों को ना तो सरकार का कोई प्रस्ताव मंजूर है, ना ही किसान 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली को स्थगित करने को तैयार है। दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस समारोह को देखते हुए 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। लेकिन जिद पर अड़े किसानों ने भी साफ कर दिया है कि उनकी रैली तय समय पर ही निकलेगी।
गुरुवार को इस मुद्दे पर किसान संगठनों के साथ दिल्ली, हरियाणा और यूपी पुलिस के अधिकारियों की लंबी बातचीत हुई, लेकिन इस बैठक में कोई नतीजा नहीं निकल पाया। योगेंद्र यादव ने फिर दोहराया कि ट्रैक्टर रैली किसी भी हाल में रद्द नहीं होगी और ये रैली दिल्ली के रिंग रोड पर निकाली जाएगी। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि पुलिस अब भी किसानों से बातचीत कर इस टकराव का हल निकालने की कोशिश कर रही है। देखो, हमारा तो पहले दिन से एजेंडा है दिल्ली चलो, और 1 महीना पहले हमने क्लियर कर दिया था भी गणतंत्र परेड होगी किसानों की। हमारी गणतंत्र परेड है, ना कि रैली है, दोनों में अंतर है। हम उस दिन एक नया माहौल दिखाना चाहते हैं पूरे भारत देश को। हमारा कल्चर एग्रीकल्चर है, मॉडर्न युग आ गया। पहले ट्रैक्टर थे हीटर वाले, उसके बाद आए दूसरे वाले, आजकल पावर स्टीयरिंग है, आजकल एसी वाले ही है, ताकि जो सरकार आरोप भी लगाती नहीं तो बड़े किसान है एसी वाले ट्रैक्टर है। अरे भाई, अगर आप एसी कार में घूम सकते हो, क्या हम एसी ट्रैक्टर नहीं चला सकते? अमेरिका में सत्ता तो बदल गई, लेकिन वहां 2.5 महीने पहले चुनाव के साथ शुरू हुई हिंसा अब भी नहीं थमी। जो बाइडेन के अमेरिका के नए राष्ट्रपति का पद संभालते ही पोर्टलैंड शहर में दिन दहाड़े दंगा भड़क गया और प्रदर्शनकारियों ने जिस डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन सदस्य हैं उसके दफ्तर को निशाने पर ले लिया। बाइडेन के खिलाफ उनका गुस्सा इतना ज्यादा था कि उन्होंने पार्टी के दफ्तर पर जमकर भड़ास निकाली और उसके खिड़की दरवाजे तोड़ दिए। दफ्तर के एक बोर्ड पर पेंट स्प्रे कर दिया। शीशों पर जो बाइडेन के लिए भद्दी भद्दी गालियां भी लिख दी गई। लेकिन ये उत्पात मचाने से पहले ऊपर से नीचे तक काले रंग के कपड़े पहने इन नकाबपोश प्रदर्शनकारियों ने शहर में मार्च निकाला और सरकार को खुली चुनौती दे डाली। यहाँ तक कि उन्होंने एक ऐसा बैनर भी थामा हुआ था जिस पर साफ लिखा था कि प्रदर्शनकारियों को बाइडेन नहीं बल्कि बदला चाहिए। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों की जुर्रत इतनी हो गई कि वो अमेरिका की जैसी खतरनाक पुलिस से भिड़ गए। एक तस्वीर में कुछ प्रदर्शनकारी एक पुलिस वाले की साइकिल छीनते दिखे। सुबह शुरू हुआ बवाल सूरज ढलने के बाद भी जारी रहा और शहर के दूसरे इलाके में प्रदर्शन शुरू हो गए। रात के अंधेरे में ड्रम बजाते हुए, हल्ला मचाते हुए लोग शहर की सड़कों से गुजरे। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए हथियारबंद पुलिस की भरी पूरी फौज सड़क पर तैनात कर दी गई। लोग जब नहीं माने तो पुलिस ने सख्ती भी की। उन्हें भगाने के लिए इतना धुआं और आंसू गैस छोड़ी गई कि हर तरफ धुआं ही धुआं छा गया। इसके अलावा भी शहर में कई जगह लोग जुटे। पीएम मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के उन लोगों से बातचीत करेंगे जिन्होंने पहले चरण में कोरोना की वैक्सीन ली है। पीएम मोदी दोपहर 1:15 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने संसदीय क्षेत्र के कोरोना टीका लगवा चुके लोगों से मिलेंगे। इस बीच पीएम इन लोगों के टीका लगवाने के अनुभव को साझा करेंगे। आज यूपी में कोरोना का टीका लगवाने का दूसरा चरण भी शुरू होने जा रहा है। दूसरे चरण में छूटे गए स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगेगी। पूरे यूपी में लगभग 500 स्थानों पर टीकाकरण किया जाएगा, जो सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। दिल्ली के कालकाजी इलाके से चौंका देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें गहनों की एक दुकान में चोर ने पीपीई किट पहनकर करोड़ों की चोरी कर ली। हालांकि पुलिस ने 13 करोड़ की कीमत के 25 किलो सोने के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में इस वारदात की जो तस्वीरें कैद हुई उनमें ये चोर तसल्ली से सेंधमारी करता नजर आया। उसने नीचे की मंजिल पर आने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल किया। चोरी का सामान भरने के लिए वो अपने साथ 2 बैग भी लाया था। एक बैग को वो अपनी पीठ पर लादे दिखा तो दूसरा बैग उसने पेट की तरफ लटका रखा। लेकिन वीडियो में उसके हुलिये की पहचान इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि उसने अपने पूरे शरीर को पीपीई किट से ढका हुआ था। बाद में उसने पूरी दुकान में घूम घूम कर गहने उठाए और उन्हें दोनों बस्तों में भर लिया। इसके बाद वो वहां से फरार हो गया। वेब सीरीज तांडव मामले में लखनऊ पुलिस आज अमेजॉन प्राइम की हेड अपर्णा पुरोहित से पूछताछ करेगी। जानकारी के मुताबिक लखनऊ पुलिस आज सुबह करीब 11 बजे मुंबई में अमेजॉन प्राइम के दफ्तर पहुंचेगी, जहां पर ये पूछताछ होगी। इसके अलावा तांडव से जुड़े कलाकारों से भी पूछताछ की जा सकती है। इससे पहले कल लखनऊ पुलिस तांडव के डायरेक्टर अली अब्बास जफर, गौरव सोलंकी और हिमांशु मेहरा के घर पर बयान दर्ज करने के लिए पहुंची थी, लेकिन तीनों घर पर नहीं मिले। इसके बाद लखनऊ पुलिस ने इन तीनों को नोटिस देकर 1 हफ्ते के भीतर लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा है। प्रधानमंत्री कोरोना का टीका लगा चुके कुछ लोगों से बात करेंगे।
प्रधानमंत्री मोदी सुबह अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी के कुछ लोगों से बात करेंगे। इनमें वो लोग शामिल होंगे जिन्हें हाल ही में कोरोना वैक्सीन का पहला टीका लगा है। मेजबान श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच सुबह से दूसरे टेस्ट मैच की शुरुआत होगी। ये मुकाबला भारतीय समय के मुताबिक सुबह 10 बजे से खेला जाएगा। भंडारा अस्पताल हादसे के मामले में जांच रिपोर्ट आ गई। इस रिपोर्ट में 2 नर्सों और 1 डॉक्टर समेत 6 कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगा, जिसके बाद इन्हें नौकरी से हटा दिया गया। इसी महीने महाराष्ट्र में भंडारा के सरकारी अस्पताल में आग लगने से 10 बच्चों की मौत हो गई थी। रेस्टोरेंट खोलने के लिए नए लाइसेंस जारी करने के मुद्दे पर दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिस पर सियासी घमासान मच गया। आम आदमी पार्टी ने इसे पार्षदों की कमाई का जरिया बताकर बीजेपी को घेर लिया। पार्षद को सीधा सीधा करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाने के लिए और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भ्रष्टाचार के लिए एक नई स्कीम लेके आया है। आम आदमी पार्टी के इन आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने दिल्ली जल बोर्ड में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा दिया। 26,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बनता है। दिल्ली सरकार का पैसा जल बोर्ड के माध्यम से वो डकार जाए। गुजरात के सूरत में पुलिस ने 8 जनवरी को मॉर्निंग वॉक पर निकली एक महिला की हत्या की गुत्थी सुलझाने का दावा किया। आरोप है कि आपसी झगड़े से परेशान उस महिला के पति ने ही उसे जान से मारने की साजिश रची थी, जिसके बाद पुलिस ने उसे उसके एक दोस्त के साथ गिरफ्तार कर लिया। ये जो हत्या की जो मामला है वो कबूल किया है। हम उनकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आरोपी की पड़ताल पुलिस ने तब शुरू की जब महिला के घर वालों ने उसकी हत्या का शक जताया था। बेटी ने कहा, माँ इसने बीमा कर दिया मेरे नाम पर, माँ मुझे ये मार देंगे। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया की राजधानी बोगोता में कोरोना की वजह से लगाए गए कर्फ्यू का वहां की व्यापार संगठनों ने जोरदार विरोध किया। बढ़ते कोरोना मामलों और अस्पतालों में बेड की कमी से निपटने के लिए वहां इस महीने लगातार तीसरे हफ्ते भी कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया, जिससे तंग आकर छोटे बड़े व्यापारी सैकड़ों की संख्या में सड़कों पर उतर आए। उन्होंने कर्फ्यू के खिलाफ नारे लिखे पोस्टर लेकर शहर की मेयर के निवास तक मार्च निकाला और उनके फैसले पर कड़ा ऐतराज जाहिर किया। व्यापारियों ने दलील दी कि महामारी को रोकने के लिए उनका ये कदम उन्हें भूखे मरने पर मजबूर कर देगा। Nosotros no le pedimos nada al Estado colombiano, simplemente le estamos pidiendo de मेयर के फैसले पर अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए प्रदर्शन कर रहे लोग एक खाली कुर्सी पर पकड़े नजर आए और जिसके जरिए उन लोगों ने ये बताने की कोशिश की कि लॉकडाउन पर हुई वार्ता में वो शामिल तक नहीं हुए। उन्होंने मेयर से व्यापारियों की परेशानी सुनने की मांग की। आंध्र प्रदेश की जगन मोहन सरकार ने दिल्ली सरकार की राह पर चलते हुए घर घर राशन पहुंचाने की योजना की शुरुआत की, जिसके तहत हर उस शख्स को उसके घर पर राशन मिलेगा जिसके पास राशन कार्ड होगा। राज्य सरकार ने लोगों को ये सहूलियत देने के लिए 9,000 से ज्यादा गाड़ियां खरीदी, जिनमें 2,500 को राज्य के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने विजयवाड़ा से हरी झंडी दिखाई। इस खास मौके को और भी खास बनाने के लिए वहां एक शानदार कार्यक्रम आयोजित किया गया और जैसे ही मुख्यमंत्री का इशारा मिला, ये गाड़ियां डोर टू डोर राशन पहुंचाने की मुहिम में जुट गईं। घर घर राशन पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने जो हाईटेक गाड़ियां खरीदी हैं, उनमें जीपीएस लगा है, जिसकी मदद से यह पता चलेगा कि वो कहां पर हैं और एक दिन में वो कितने घरों तक पहुंची। क्योंकि राज्य सरकार का टारगेट है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सरकारी गाड़ी के जरिए कम दाम में राशन पहुंचा सके। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जगन मोहन सरकार ने 500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए और 9,000 से ज्यादा गाड़ियां खरीदी, जो चावल और दूसरी चीजें लोगों के घर तक पहुंचाएंगी। ये गाड़ियां महीने के 18 दिन काम करेंगी और उन्हें हर रोज उन 90 लोगों तक पहुंचना होगा जिनके पास राशन कार्ड है। जिन लोगों तक खाने का सामान पहुंचाया जाएगा, उन्हें उस राशन पर 60% सब्सिडी दी जाएगी। उत्तराखंड के रामनगर से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जिनमें पुलिस को ट्रैक्टर सवार बदमाश चकमा देकर फरार हो गए, क्योंकि वो अवैध खनन के कारोबार से जुड़े थे। कुछ पुलिस वाले लगातार मिल रही शिकायतों के बाद वहां छापा मारने पहुंचे, जिसके बाद अवैध खनन के कारोबार से जुड़े इन बदमाशों ने उन्हें खूब नाच नचाया। नदी किनारे वो लोग ट्रैक्टर पर सवार होकर पुलिस वालों से बचने के लिए इधर उधर भागते रहे। एक बार तो पुलिस की गाड़ी ने आरोपियों की गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश की, लेकिन वो चालाकी दिखाते हुए नदी की दूसरी तरफ पहुंच गए। ठीक ऐसा ही उन्होंने वहां जाकर भी किया और पुलिस को चकमा देकर वहां से भाग खड़े हुए। कैरिबियाई देश हेती से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग कर रहे लोगों और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई।
बिगड़ती अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के मुद्दे पर राष्ट्रपति के खिलाफ वहां बीते कुछ महीनों में कई बार प्रदर्शन हुए। लेकिन इस बार प्रदर्शनकारी पहले से ज्यादा मजबूत इरादों से सड़क पर उतरे, जिन्हें काबू करने में पुलिस के भी पसीने छूट गए। उन्हें खदेड़ने के लिए पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी और रबर की गोलियां दागी। लेकिन प्रदर्शन कर रहे लोगों पर किसी भी सख्ती का कोई असर होता नहीं दिखा। उन्होंने साफ कर दिया कि वो किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाले नहीं हैं। राजधानी पोर्ट-ओ-प्रिंस से जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें सड़कें जंग के मैदान जैसी नजर आईं। जगह जगह आगजनी होती दिखी तो कहीं से फायरिंग की आवाजें सुनाई दे रही थी। लोग अपने हाथों में कई पोस्टर और तख्तियां भी पकड़े नजर आए, जिन पर राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग के नारे लिखे थे। बताया गया कि यह प्रदर्शन कई विपक्षी नेताओं ने मिलकर करवाया और उन्होंने भी राष्ट्रपति से शांति से अपना पद छोड़ देने की अपील की। पुणे में कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट में लगी भीषण आग पर काबू पाए जाने के बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार भी हालात का जायजा लेने पहुंचे। इस बीच सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से हादसे में मारे गए 5 लोगों के परिवार को 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। महाराष्ट्र सरकार ने इस भीषण हादसे की जांच के आदेश दिए हैं, साथ ही फायर सेफ्टी ऑडिट के भी निर्देश दिए हैं। राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी आज सीरम इंस्टीट्यूट जाकर आग से हुए नुकसान का जायजा लेंगे। अजीत पवार के मुताबिक जांच के बाद ही आग लगने के सही कारणों का पता चल पाएगा। अभी डरने की कोई बात नहीं। पहले हमें ऐसा बताया गया था कि वहाँ कोई भी दुर्घटना हुई नहीं है, लेकिन बाद में देखने को मिला कि 5 बॉडीज वहाँ मिली और पूरी जली हुई थी। वो 5 ही जेंट्स है, वो सीरम इंस्टीट्यूट के नहीं, वहाँ जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा था वो कॉन्ट्रैक्टर के वो 5 लोग हैं। वो 5 में से 2 पूना के हैं, 2 उत्तर प्रदेश के हैं, 1 बिहार के हैं। उनको सीरम इंस्टीट्यूट ने उनके रिश्तेदारों को 25-25 लाख रुपया मदद डिक्लेयर की है। ममता के माओवादी वाले वार पर बीजेपी ने पलटवार किया। ममता बनर्जी के माओवादी वाले वार पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया। पार्टी ने इशारों में माओवादी नेता रह चुके छत्रधर महतो का जिक्र करते हुए उन्हें घेरा। माओवादियों को उन्होंने जमानत कराकर अपने चुनाव प्रचार में लगा लिया है, तो ये कोशिश कहना चाहती हूँ देश की जनता से कि माओवादी बहुत अच्छे हैं। बीजेपी के ये तेवर ममता के 2 दिन पहले दिए गए उस बयान पर हैं, जिसमें उन्होंने माओवादियों की बात करते हुए उस पर हमला किया था। माओवादी बीजेपी आरो भयंकर। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने सुशांत सिंह राजपूत के जन्मदिन पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही एंड्रूजगंज इलाके की एक सड़क का नाम भी सुशांत के नाम पर रख दिया। आज हमने बैनर लगाया, बहुत जल्द इसका हम उद्घाटन करने जा रहे हैं। पटना में प्रदर्शन कर रहे शिक्षक भर्ती परीक्षा के उम्मीदवारों के समर्थन में तेजस्वी यादव भी उतर आए। उन्होंने प्रदर्शनकारियों के कुछ मुद्दों पर पटना के डीएम से फोन पर बात की। जब डीएम ने तेजस्वी यादव को नहीं पहचाना तो उन्हें अपना नाम बताना पड़ा। मैंने कब तक बताइए? आप तेजस्वी यादव बोल रहे हैं डीएम साहब? जेडीयू को तेजस्वी का ये अंदाज पसंद नहीं आया। ब्यूरोक्रेसी लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और बराबरी का व्यवहार, सब अपेक्षा करते हैं कि अधिकारियों के साथ बराबरी का व्यवहार होना चाहिए। मुंबई के पास समंदर में नौसेना ने मलेशिया की एक महिला की जान बचा ली। ये महिला सिंगापुर के एक जहाज पर थी, जिसकी अचानक तबीयत खराब हो गई। इसके बाद नौसेना के जवानों ने हेलीकॉप्टर की मदद से महिला को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया। राजस्थान में अब पंचायतों को विकास कामों के खर्चे की रकम सीधे उनके खातों में नहीं मिलेगी, बल्कि इसके लिए सरकार अलग से खाता खुलवाएगी। हालांकि 11,000 से ज्यादा सरपंचों ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। उनका कहना है कि इससे उन्हें सरकारी अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ेंगे, जिससे ठेकेदारों को समय से काम का पैसा मिलने में देरी होगी। हमारा पैसा डायरेक्ट ग्राम पंचायतों के खातों में जाना चाहिए, उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। बंगाल में लगातार बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हो रही हिंसक झड़प के बीच बीजेपी ने चुनाव आयोग से मतदान से 15 दिन पहले केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात करने की मांग की है। बीजेपी का आरोप है कि बिना केंद्रीय सुरक्षा बल के बंगाल में निष्पक्ष चुनाव करना संभव नहीं है। चुनाव आयोग की टीम आजकल बंगाल के दौरे पर है और राजनीतिक दलों से मुलाकात भी कर रही है।
पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने न्यूज 18 से खास बातचीत में दावा किया है कि बंगाल में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे लोगों को इस बात का डर है कि वो निष्पक्ष वोट डाल पाएंगे या नहीं। बीजेपी ने बॉर्डर इलाकों में वोटर लिस्ट की जांच की मांग भी की है। आप फिर एक बार वोट चुनाव आ रहा है तो लोग डरे हुए हैं कि वोट कर पाएंगे क्या, हम अपना वोट डाल पाएंगे, ऐसा है। आज चुनाव कमीशन आए तो उनके सामने विषय हमने रखा, 4 से 5 लाख ऐसे गैर कानूनी लोग जो घुसे हैं, बॉर्डर की जो वोटर लिस्ट उसको सर्च करिए आप पता चल जाएगा अस्वाभाविक वृद्धि जो हो रही है। हम भी उनको वही निवेदन किया कि आप उसको जांच करिए, एकदम से इतने वोटर कैसे बढ़ गए हैं एक जगह में, बॉर्डर इलाका में। पटना में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के घर के बाहर तैनात सुरक्षा कर्मियों में अचानक बहस शुरू हो गई। घटना उस वक्त हुई जब आरजेडी के विधायकों और विधानसभा चुनाव हारने वाले उम्मीदवारों की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन घर के बाहर जमा भीड़ को काबू करने के मसले पर सुरक्षा कर्मी उलझ पड़े। पुलिस का एक अधिकारी भी मौके पर पहुंचा, लेकिन बहस नहीं रुकी। चुप रहेंगे, बोलेंगे ज्यादा। एक महिला सुरक्षा कर्मी को पुलिस अफसर ने धमकाया तो एक और पुलिस कर्मी ने आकर मोर्चा संभाल लिया। आप देखिए, आप जो अभी बोल रहे हैं इस ढंग से नहीं बोल रहे हैं। उसको कहा हम बोले, सुनिए पहले आप बहस काफी देर तक चलती रही और लोग पुलिस वालों को आपस में ही उलझते हुए देखते रहे। जब पुलिस अधिकारी बाहर निकले तो भी कोई साफ जवाब नहीं दे पाए। झड़प नहीं हुआ। अरे नहीं कुछ हुआ, मामला इसलिए बड़ा था क्योंकि ये बहस बिहार की सबसे बड़ी पार्टी की बैठक के दौरान हुई। आरजेडी ने सरकार को घेरने का मौका नहीं छोड़ा। बहुत दुर्भाग्य की बात है, मतलब इस तरीके का मामला नहीं होना चाहिए। सरकारी आवास है, इम्पोर्टेंट बैठक चल रहा है, मीटिंग चल रहा है। आरजेडी ने ये बैठक चुनाव में हार की वजहों पर चर्चा के लिए बुलाई थी। आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक की अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में नए अध्यक्ष के चुनाव के कार्यक्रम पर फैसला हो सकता है। सुबह 10:30 बजे ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी, जिसमें पार्टी के संगठन चुनाव, किसान आंदोलन समेत अन्य राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा होगी। बताया गया कि बैठक में पार्टी के नए अध्यक्ष के चुनाव कार्यक्रम पर मोहर लग सकती है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि 23 बागी नेताओं की गुट की कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों के चुनाव, संसदीय बोर्ड को सक्रिय करने समेत अन्य पदों पर चुनाव की मांग पर बैठक में चर्चा होगी या नहीं। लोगों के जहन से कोरोना वैक्सीन का डर भगाने के लिए दिल्ली में टीका लगवा चुके कुछ स्वास्थ्य कर्मी आगे आए। वैक्सीन के बारे में फैल रही अफवाहों की वजह से लोगों के मन में कई गलतफहमियां हैं, जिन्हें स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टरों ने बिल्कुल फिजूल बताया और लोगों से बिना घबराए वैक्सीन लगवाने की अपील की। दिल्ली के शास्त्री पार्क में रहने वाले स्वास्थ्य कर्मी भारत कुमार ने तो वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होने के पहले ही दिन टीका लगवाया था। हमने जब उनसे बात की तो उन्होंने दावा किया कि उन्हें वैक्सीन से कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। नहीं सर, मन में किस बात का डर, कोई दिक्कत नहीं है सर। मेरे को हल्का फीवर था, पता भी नहीं लगा था सर। वैसे मैं ठीक है। मेरे अंजू कौशिक भी एक अस्पताल में काम करती हैं। वैक्सीन लगवाने से पहले उनके मन में थोड़ा डर था, लेकिन अब जब टीका लगे 1 हफ्ता होने को आया तो सारा डर गायब हो गया। मेरे को कोई दिक्कत फेस करनी नहीं पड़ी है, इसलिए मैं सबको एडवाइस करती हूँ कि सबको लगवाना चाहिए। इसके बाद न्यूज 18 की टीम दिलशाद गार्डन में दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट पहुंची। वहां तो वैक्सीन लगवाने के बाद कई स्वास्थ्य कर्मी वैक्सीन सेल्फी पॉइंट पर तस्वीर खिंचाते दिखे। वैक्सीनेशन के शुरुआती दौर में लोगों के मन में तमाम शंकाएं थी, डर भी था, लेकिन अभी देखिए बड़ी तादाद में लोग वैक्सीन लगवाने के लिए सामने आ रहे हैं। वहीं अस्पताल की डॉक्टर ने भी वैक्सीन पर उठ रहे सवालों को बेबुनियाद बताया। सेफ्टी में तो कोई इशू है ही नहीं। जितनी भी एफिकेसी मिल रही है वो हर्ड इम्यूनिटी और चेन ब्रेक करने के लिए काफी है। वैक्सीन लगवाने वाले कई दूसरे स्वास्थ्य कर्मियों ने भी यही दावा किया कि टीका लगवाने के बाद उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई, बल्कि उन्होंने तो पूरा दिन काम भी किया और आराम से घर भी चले गए। इस बीच ये खबर भी सामने आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को दूसरे चरण में कोरोना का टीका लगाया जाएगा। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की रिपोर्ट है कि वैक्सीन लगाने के दूसरे चरण के तहत 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाना है। ऐसे में 50 साल से ऊपर के सभी सांसदों और विधायकों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। मतलब ये कि दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत ज्यादातर राज्यों के मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों को भी कोरोना का टीका लगाया जाएगा। लोकसभा के 343 और राज्यसभा के 200 सांसदों को भी अगले चरण में टीका लगेगा, क्योंकि इनकी उम्र भी 50 साल से ज्यादा है। इसी तरह नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट में शामिल 95% मंत्रियों को दूसरे चरण में टीका लगाए जाने की उम्मीद है। इस वक्त वैक्सीन लगाने का पहला चरण चल रहा है।
जिसके तहत 7 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जा चुका है। हालांकि दूसरे चरण की शुरुआत कब से होगी ये अभी साफ नहीं है। ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील की मदद के लिए उसके पड़ोसी वेनेजुएला ने हाथ बढ़ाया। ब्राजील कोरोना की सबसे बुरी मार झेलने वाले देशों में है और कोरोना की वजह से वहां अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। ऐसे में पड़ोसी देश वेनेजुएला ब्राजील की मदद के लिए आगे आया। वेनेजुएला ने ऑक्सीजन से लदे कई ट्रक ब्राजील के लिए रवाना किए। इन ट्रकों के जरिए ऑक्सीजन की बड़ी खेप ब्राजील पहुंचाई गई। वेनेजुएला से भेजी गई इस ऑक्सीजन को अमेज़न प्रांत के अस्पतालों में इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि ब्राजील के इसी इलाके से कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। मुंबई पुलिस ने कंगना रनौत को पूछताछ के लिए बुलाया। मुंबई पुलिस ने कंगना रनौत को समन्स भेजे और मानहानि केस में सुबह पूछताछ के लिए बुलाया। ये मानहानि केस दिसंबर में जावेद अख्तर ने दायर किया था। यूपी विधान परिषद के लिए सभी 12 प्रत्याशी बिना चुनाव के चुन लिए गए। इनमें 10 प्रत्याशी बीजेपी के, जबकि 2 उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने चुनाव से पहले छात्रों को बड़ा तोहफा दिया। राज्य सरकार ने इन्हें स्मार्टफोन और टैबलेट खरीदने के लिए 10,000 रुपए देने की योजना शुरू की। ये रकम छात्रों को सीधे उनके खातों में भेजी जाएगी। महाराष्ट्र के भंडारा अस्पताल हादसे की जांच रिपोर्ट आ गई। इस रिपोर्ट में कई डॉक्टर और कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगा। रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए एक डॉक्टर और 2 नर्सों को नौकरी से निकाल दिया, जबकि एक डॉक्टर समेत 6 लोगों को निलंबित कर दिया। साथ ही प्रशासन ने कई लोगों का तबादला कर दिया। इसी महीने भंडारा के सरकारी अस्पताल में आग लगने से 10 बच्चों की मौत हो गई थी। बंगाल में ममता बनर्जी की चुनौती बढ़ाते हुए फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने अपनी पार्टी बना ली, जिसके बाद माना जा रहा है कि उनकी पार्टी टीएमसी के मुस्लिम समुदाय के वोट बैंक में सेंध लगा सकती है। हम विश्वास कर नहीं पा रहे दूसरी की पार्टी के ऊपर, इसलिए पिछड़ा हुआ मुस्लिम, दलित, आदिवासी और जितने पिछड़ा हुआ आदमी है, हमको ये पार्टी लॉन्च करना, चुनाव में आना जरूरी था। कंगना रनौत आज मुंबई पुलिस के सामने पूछताछ के लिए पेश नहीं होगी। जुहू पुलिस स्टेशन ने कंगना को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन कंगना के वकील रिजवान सिद्दीकी ने बताया कि पुलिस के नोटिस का जवाब दे दिया गया है और कंगना पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगी। मशहूर गीतकार जावेद अख्तर ने अंधेरी कोर्ट में कंगना के खिलाफ मुकदमा दायर कर मानहानि का दावा किया था। कंगना पर आरोप है कि उन्होंने जावेद अख्तर की छवि को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है। इस मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने दिसंबर 2020 में जुहू पुलिस को मामले की जांच करने और 16 जनवरी तक रिपोर्ट देने का आदेश दिया था। 16 जनवरी को पुलिस ने जांच की रिपोर्ट सौंपने के लिए और समय की मांग की थी, जिसके बाद कोर्ट ने रिपोर्ट देने के समय को बढ़ाकर 1 फरवरी तक कर दिया था। बंगाल के बर्धमान में बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। अटकलें लगाई गई कि 2 गुटों की इस लड़ाई की वजह वो नेता और कार्यकर्ता हैं जो टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। इसी बात पर गुस्सा जाहिर करने के लिए कुछ लोग पार्टी दफ्तर पहुंचे, जहां मौजूद बीजेपी के दूसरे गुट के लोगों से उनकी मारपीट हो गई। दोनों गुट जब आपस में भिड़े तो ये भूल गए कि वो एक ही पार्टी में हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगने लगा कि वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। उन्होंने एक दूसरे को खूब बुरा भला कहा और लड़ते रहे। यही नहीं, हाथापाई के बीच 2 गाड़ियों में आग लगा दी गई और पार्टी दफ्तर की खिड़कियों के कांच तोड़ दिए गए। बर्धमान जिले के बीजेपी दफ्तर के बाहर यह हंगामा बहुत देर तक चला, जिसके बाद बीजेपी के एक गुट के नेता ने आरोप लगाया कि ये सारा हंगामा टीएमसी के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के इशारे पर हुआ। टीम एवं तृणमूलेर लोकेरा अनेक पैसा दिए अनेक किछु करेছে। जबकि दूसरे गुट ने टीएमसी से बीजेपी में आए लोगों पर अपना गुस्सा उतारा। टीएमसी যারা দালাল তাদেরকে নিয়ে সব কমিটিগুলো করেছে এবং পুরনো কার্যকর্তাদের কোনো গুরুত্ব দেয় নাই। बर्धमान जिले में कुछ दिन पहले भी इसी मुद्दे पर ऐसे ही हंगामा हुआ था। कोरोना महामारी ने आपसी सहयोग की भावना को एक नई मजबूती दी है, ताकि पूरा देश एकजुट होकर इस संकट का मुकाबला कर सके। कोरोना के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भी शुरू हो चुका है और हम सबको फिर से मिलकर इस वायरस को हराना है। और इस लड़ाई में नेटवर्क 18 भी हर कदम पर आपके साथ है। हमारे अभियान संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ का भी यही मकसद है कि कोई सुरक्षित नहीं अगर हर कोई सुरक्षित नहीं। नेटवर्क 18 की इस पहल का उद्देश्य है कि हर भारतीय की वैक्सीन तक पहुंचो। अगले कुछ दिन में हमारी ये पहल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन आंदोलन बनकर उभरेगी।